नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया, और यदि आपने किया कर दिया हो तो वो बेल आइकन अवश्य दबा दें। आज मैं फिर से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की तरफ लौटता हूँ, और मैं बात करूंगा दोनों जो ब्रदर हैं, कजिन्स हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उनमें क्या मेल फिर से हो सकता है। हाल ही में कल शुक्रवार को जो संजय राउत है, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, और एक तरह से जो बौद्धिक देते हैं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने एक घोषणा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दोनों ब्रदर, दोनों कजन्स एक बार जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक दूसरे के साथ आने के लिए। इनके साथ आने का जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि शिवसेना का जो ब्रेड एंड बटर है वो महाराष्ट्र में बम्बई का जो बीएमसी इलेक्शन है उस पर कंट्रोल का है। और मुंबई में अगर देखा जाए तो दोनों शिवसेना, यदि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी संभावनाएं बनती है कि वो जो शिवसेना अ, शिंदे ग्रुप है और बीजेपी है उससे बेहतर करे और उस पर कंट्रोल कर ले। और दोनों के ही आर्थिक हित, राजनीतिक और आर्थिक हित इसी में जुड़े हैं कि वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कंट्रोल कर ले। तो इस बात की शुरुआत हुई थी करीब अप्रैल में, 19 अप्रैल को, जब एक पॉडकास्ट में महेश मांजरेकर जो फिल्म मेकर है उसके साथ एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने ये कहा था कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनमें बेसिकली कोई डिफरेंसेस नहीं है और ना ही कोई अनबन है। अ, राजनीतिक दृष्टि से जरूर उनके में मतभेद हैं, लेकिन ये सब मतभेद और उनका जो अहंकार है वो महाराष्ट्र के हित से बहुत आगे है, और मराठी मानुस के हित में वो अपने सारे सब कुछ छोड़ के उद्धव के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट तो कहीं उद्धव ठाकरे ने या उसके पार्टी ने उस समय रेस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन हाँ, बात आई गई होगी। और अब लगभग एक महीने बाद जो संजय राउत का स्टेटमेंट आया उससे लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ सकती है। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नेफ्यू हैं या ना भतीजे हैं, और उद्धव ठाकरे उनके पुत्र हैं। तो जैसा हमेशा होता है, महाभारत के समय से होता आया है कि अपने पुत्र को प्रेफरेंस दी जाती है। धृतराष्ट्र ने भी वो चाहते थे कि दुर्योधन को ही सत्ता दी जाए, और उसके जो भाई का बेटा था युधिष्ठिर को सत्ता नहीं दी जाए, और उसके बाद में अंत हुआ और फिर महाभारत हुई पूरी। इसमें एक कृष्ण भी थे जिन्होंने ये रोल किया था कि दोनों के बीच में अप्रोचमेंट रेप्रोचमेंट हो जाए और बाकी मिल जाए। तो उस तरह की स्थिति अभी कहीं आ रही है कि दोनों पार्टियां वापस से एक बार मिल जाए, ताकि फिर से शिवसेना ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लिया जाए। हुआ ये था कि जो राज ठाकरे हैं वो बिल्कुल एकदम स्टाइल में और अप्रोच में और पर्सनैलिटी में बिल्कुल बाला साहब ठाकरे ठाकरे की रेप्लिका थे, जबकि उद्धव ठाकरे न तो अच्छे भाषण करते हैं और न ही उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की कि वो मास मूवर हो सके, या जिस तरह से बाला साहब का एक कहने का तरीका था, बात करने का तरीका था, उससे कहीं भी मैच नहीं करते थे। तो लोगों का ये मानना था कि राज ठाकरे ही उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुत्र मोह होता है, और बाला साहब ठाकरे ने अपनी जो शिवसेना की बागडोर है वो राज ठाकरे को न देते हुए उद्धव ठाकरे को थमा दी। इसके पीछे एक कहानी और है कि एक कोई रमेश किनी मर्डर केस हुआ था पूना में, जब वहां पर वो अपने फ्लैट में मारे मृत पाए गए थे, तो उन्होंने सुसाइड की थी। और सुसाइड में नोट में कुछ लिखा था कि उनका मकान मालिक उनको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, वो किराएदार थे। और जो उनका मकान मालिक था वो राज ठाकरे के करीबी माना जाता है। तो उस समय तो सरकार में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा थे, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा थे। ऐसे एक्चुअली इस छोटे से मर्डर में देवेगौड़ा को बीच में लाना कोई उचित नहीं है, लेकिन कहानी ये कहती है कि उस समय राज ठाकरे ने अपने नेफ्यू को बचाने के लिए अमिताभ बच्चन के घर गए थे। और एक किसी पुस्तक में तो एक कुलकर्णी को ये उन्होंने तो ये लिखा था कि वो लगभग प्रैक्टिकली वो अमिताभ बच्चन के पांव पड़ गए थे। तो उस समय उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने फिर एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा की राज ठाकरे के साथ करवाई थी, और फिर सीबीआई की, पहले ये केस सीआईडी के पास था और उसके बाद सीबीआई के पास गया था, और फिर उसने उसको क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन जब ये बात दोनों के सत्ता के काबिज काबिज होने के बारे में आई, तो उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से रमेश किनी का
केस निकाला और केस के चलते ही राज ठाकरे का जो शिवसेना के नेतृत्व पर, शिवसेना के सुप्रीमो बनने का जो जो क्लेम था वो थोड़ा फीका पड़ गया, और अंततः फिर 2005 में राज ठाकरे ने निकल गए और अपनी नई सेना, नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। तो 2009 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनको उसमें 13 सीटें मिली, जबकि 2024 की चुनाव जो चुनाव अभी रिसेंट हुए हैं, पिछले साल हुए थे, उसमें वो शून्य पर आ गए। इस चुनाव में भी शिवसेना भी कोई खास नहीं कर पाई, शिवसेना भी सिमट कर 20 सीटों पर ही रह गई। अब बताया जाता है कि जो संदीप देशपांडे हैं, जो एमएनएस यानी राज ठाकरे के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि 2014 और 2017 में भी काफी दबाव था उनका, लोगों का उन पर कि वो दोनों ठाकरे मिल जाएं, विशेषकर राज ठाकरे पर दबाव था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और उन्होंने कुछ कड़ी शर्तें रखी होंगी, तो ये नहीं हो पाया। तो अब एक बार फिर से जब दोनों ही पिटे हुए मोहरे हैं, यानी कि दोनों की कोई राजनीतिक जो मस्त में सबसे न्यूनतम पर है, 20 सीट पर उद्धव ठाकरे हैं और शून्य पर राज ठाकरे हैं, तो वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि किसी तरह से मुंबई में या कुछ और जो लोकल बॉडीज में कुछ अपना इन्फ्लुएंस डाला जा सके। इसका एक इंडिकेशन और तब भी आया था जब रश्मि ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है, और उनके भतीजे की शादी में राज ठाकरे को इनवाइट किया गया था, और राज ठाकरे दोनों वहां पे गए थे, और उस समय लोगों ने देखा था कि दोनों रश्मि ठाकरे और शर्मिला ठाकरे, जो राज ठाकरे की पत्नी है, उनमें काफी बातचीत हुई थी, और उससे ये संकेत भी मिले थे कि शायद फिर से दोनों आपस में भिन्न भिन्न मतलब लड़े हुए जो कजिन है उनमें एक बार फिर से समझौता हो जाए। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि मीना ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे की पत्नी थी, वो डायरेक्टली तो कभी भी शिवसेना के किसी मंच पर नहीं आई, लेकिन बिहाइंड द सीन उसका काफी कुछ रोल हुआ करता था शिवसेना की एक्टिविटीज में, और वो काफी कुछ उसका सपोर्ट होता था। मॉरल सपोर्ट तो एक पत्नी का होता ही है, राजनीतिक स्तर पे भी काफी सपोर्ट बाला साहब ठाकरे को हुआ करता था। उसी से वो एक इतनी सफलता पूर्वक एक राजनीतिक पार्टी, जो कि एक आक्रामक पार्टी भी थी, उसको चला पाए। वैसे तो सही कहा जाता है कि किसी भी आदमी की सफलता के लिए एक स्त्री का रोल होता है, तो वही कहानी कहीं बाला साहब ठाकरे में भी फिट होती थी। तो बाला साहब ठाकरे का को जिस तरह मीना ठाकरे कंट्रोल करती थी, उसी तरह कहीं ना कहीं ये जो उनकी पत्नियां हैं, जो रश्मि ठाकरे हैं, वो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, और सिमिलरली जो शर्मिला ठाकरे है वो राज ठाकरे को इन्फ्लुएंस करती है। और इन दोनों में बताया जाता है कि पहले संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, अब इस बार जो उनकी शादी में मीटिंग हुई उससे उस संबंध सुधरने की बात आई है, तो फिर डेफिनेटली इसमें बात आगे बढ़ेगी। तो इसका एक और इंडिकेशन तब मिला कि जब 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वर्ली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ एमएनएस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन इसके विपरीत 2024 में जब अमित ठाकरे, जो कि राज ठाकरे के पुत्र है, जो राजनीति में पहली बार कूदे थे चुनावी राजनीति में, उनके खिलाफ शिवसेना ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और उस समय जो सादा सावरकर है, जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के कैंडिडेट थे, उसको हटाने की काफी कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हटे। नतीजे के तौर पर अमित ठाकरे हार गए, लेकिन जीता वहां पर शिवसेना का कैंडिडेट था, महिम में, बॉम्बे में। तो इससे भी उनको एक इंडिकेशन मिला कि अगर साथ रहेंगे तो काफी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो काफी नजदीकी जीत थी, काफी तीनों में कड़ा नजदीकी मुकाबला था, और हो सकता था कि शिवसेना शिंदे गुट का कैंडिडेट बाजी मार जाए। तो यहाँ भी उनको एक इंडिकेशन मिला था कि अगर साथ रहेंगे तो फिर एक चांस बनता है दोनों की टीम का। तो यहाँ से भी एक शुरुआत हुई थी, जो कि अल्टीमेटली अप्रैल में जो पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने कह दी। अब लेटेस्ट जो 20 साल बाद इनका जुड़ने का है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग फिल्मी स्टाइल में मारा है संजय राउत ने, कि उद्धव ठाकरे
राज ठाकरे के साथ मन से और दिल से दोनों मिलना चाहते हैं। या उन्होंने मन से, जो उनकी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये तो हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन राज ठाकरे ने का अब तक की जो स्टैंड रही थी, अभी चेंज हो गई वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कि वो उनका कहना था कि वो शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के अलावा किसी के भी अंडर में काम नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी एक मीटिंग शिवसेना शिंदे से भी हुई थी, शिंदे गुट से, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी हुई थी, और उन्होंने तब ये कह दिए, उनकी ये की एक शर्त थी कि वो किसी और के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो जो एकनाथ शिंदे ने अपनी खुद की इतने पिछले 2-2.5 साल में जो ब्रांड बनाई है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो बात वहां पर एक तरह से खत्म हो गई थी। इसलिए अब राज ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उद्धव ठाकरे से ही संबंध करे। मराठी मानस और महाराष्ट्र का हित, ये सब तो नारेबाजी है, बयानबाजी है। सब राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ अपना खुद का इंटरेस्ट देखते हैं। और जहां तक शिवसेना का सवाल है, वो भी काफी कुछ मशक्कत कर रही थी कि वापस से एनडीए में चले जाए, तो उसको तो अमित शाह ने बड़ा ये दो टूक जवाब दे दिया था कि आपकी जो हमारी एंट्री है उसके गेटकीपर एकनाथ शिंदे हैं, तो उनके थ्रू आइए, तो आप एनडीए या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरे हिसाब से होगा ये होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि नेतृत्व का फिर वही प्रश्न आएगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस होगा, उद्धव ठाकरे होंगे या राज ठाकरे होंगे। और ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे उसके अध्यक्ष होंगे और कार्यकारी अध्यक्ष राज ठाकरे होंगे, तो इस तरह का एक कोई एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन वापिस यदि आप महाभारत को याद करें, तो आज से 5 साल बाद फिर से अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच में द्वंद्व हो सकता है और नई महाभारत हो सकती है। तो ये संभावनाएं हैं। वैसे आदित्य ठाकरे अपने आप को काफी इंटेलिजेंट समझते हैं। उन्होंने एक अपने वक्तव्य में, जो मैंने आपको शायद दिखाया भी था अपने पिछले वीडियो में, उसमें उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री जयशंकर ने से पूरी तरह से असफल रहे हैं एक विदेश मंत्री के रूप में, और हम उनकी मदद करेंगे, हम अपनी तरफ से जो वो भेज रहे हैं डेलीगेशन, उसमें वो भेजेंगे। यानी कि आदित्य ठाकरे एक विदेश मंत्री का, जिसको कि विदेश सेवाओं में कम से कम 40 साल का अनुभव है, उसके कार्य का आंकलन कर रहे हैं। तो इसमें मुझे याद आता है कि जब मेरा जो बेटा था, उसको मैं 6th क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन देने के लिए ले गया था, तो उस समय एक छोटा मोटा इंटरव्यू हुआ करता था। हालांकि एडमिशन तो तय था कि उसका हो जाएगा, तो एक साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की स्कूल थी, उसमें ले गया था। तो उसमें एक छोटा मोटा उन्होंने बोर्ड बना रखा था, तो उसमें होलकर साइंस कॉलेज के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम वो स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हो। तो मेरे बेटे ने कहा कि वहां पे टीचर्स अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वो स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। तो जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मेरे बेटे को समझाया कि बेटा तुम अभी इतने छोटे हो, इस तरह से आप अपने से इतनी बड़ी, और वो भी एक टीचर, उसका मूल्यांकन कर सकते हो, तो तुम्हारी अभी ये उम्र नहीं है कि तुम उनका मूल्यांकन करो। तो आदित्य ठाकरे की अभी ये उम्र और अनुभव नहीं है कि वो एस जयशंकर के कार्य का मूल्यांकन कर सके। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, क्या दोनों शिवसेनाएं मिलेंगी, या फिर नेतृत्व कप्तान कौन होगा इसके सवाल पर नहीं मिल पाएंगी। और फिर क्या शिवसेना के बचे कुचे एमएलए और एमपीज छिटक कर या तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या फिर शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो ये देखने वाला बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा। मुझे लगता है कि शिवसेना अपने आप को शायद, अपने सारे को बीजेपी में मर्ज करवा दे, ताकि जैसा कि वो एक गद्दार कहते हैं एकनाथ शिंदे को, तो उसको, गद्दार को एक सबक सिखा सकें। इसके बेसिक कारण के पीछे वो अपने जो सारे सदस्यों को है वो बीजेपी में शामिल करवा दे, और उद्धव ठाकरे बाद में कोई ऐसा समझौता कर ले जिसमें 1-2 साल बाद उनको ठाकरे को आदित्य ठाकरे को कोई सम्मानजनक स्थिति दी जा सके।
और यही कोशिश उधर शरद पवार अपनी पुत्री सुप्रिया सूले के लिए कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस बातचीत में इतना ही। यदि आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।